हे दोस्तों, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संवैधानिक विकास की अगली कड़ी में आज मैं दोस्तों आगे ले चलता हूं और इसमें जो है 1786 के अधिनियम के साथ साथ 1793 का तथा 1813 का चार्टर एक्ट बताऊंगा। तो तीनों दोस्तों इसमें समराइज है, इसको ध्यान से देखिए, बस पॉज मत करिए, आगे देख लीजिए, कितना बेनिफिशियल है आप खुद समझ जाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों 1786 का अधिनियम जब आया था, उस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो उद्देश्य थे उसमें सबसे पहला उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत पे गवर्नर जनरल के पद के लिए आसीन करना। यद्यपि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, परंतु बेसिकली देखा जाए तो ये जो अधिनियम आया था 1786 का, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही आया था। तो और दोस्तों इसमें देखने को आपको मिलेगा कि 1786 का जो अधिनियम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल तो बनाना ही था, साथ ही साथ गवर्नर जनरल के पद को काफ़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनाना था। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल को कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल तो बना दिए। दूसरी पॉइंट जो थी, सेनापति की जितनी भी शक्ति थी वो गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई। सेनापति की जो शक्तियां थी, सारी की सारी शक्तियां गवर्नर जनरल में समाहित की गई। तीसरी पॉइंट है दोस्तों कि गवर्नर जनरल के पास एक महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया गया था, और वो महत्वपूर्ण अधिकार वीटो पावर था। वो किसी भी नियम, अधिनियम या अध्यादेश पे वो वीटो पावर ले सकता था, इतने पावर दे दिया गया था। तो दोस्तों ये रहा 1786 का है आपका अधिनियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका 1793 का जो चार्टर एक्ट है, उसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आप देखिए दोस्तों। आइए देखते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आया था दोस्तों कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जितने भी उनके वेतन की प्रक्रिया थी वो टोटल भारत के राजस्व पे भारित कर दी गई थी। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन होता था अब भारत के राजस्व पे सीमित कर दी गई। दोस्तों ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो जितने भी सदस्य हुआ करते थे वो भारित तो कर दी गई, लेकिन कब तक ये थी, वो 1919 तक ये जारी रही। यानी 1919 तक ये प्रक्रिया जारी रही। अगले पॉइंट है दोस्तों, लिखित विधि द्वारा प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। यानी कि अब तक तो मौखिक प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया लिखित हो गई थी। यानी जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो लिखित रूप से बने रहेंगे। दोस्तों तो ये रहा प्रशासनिक संचालन की प्रक्रिया जो लिखित होनी थी। अगली पॉइंट है दोस्तों, नियमों कानूनों की जो व्याख्या होगा अब न्यायालय के अधीन कर दिया गया था। यानी कि नियम और कानून की व्याख्या सिर्फ और सिर्फ न्यायालय करेगा। यानी यहाँ पे न्यायालय को कहीं ना कहीं व्याख्या के रूप में डाल दिया गया था, जो वर्तमान समय में विद्यमान है, जो भारत के संविधान में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगली कड़ी है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को। आप सबके सामने ये बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है, हर परीक्षा में बनाया गया है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। यानी कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगली कड़ी है दोस्तों, गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के लिए स्पष्ट अधिकार दे दिया गया था। यानी कि बम्बई और मद्रास के जितने भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती थी वो टोटल जो है स्पष्ट अधिकार गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी गवर्नर जनरल ही उसे अब ड्राइव करेगा। अगली और लास्ट कड़ी में दोस्तों, गवर्नर जनरल यदि किन्हीं कारणों आउट ऑफ इंडिया जाता है तो उसके पद को चलाने की प्रक्रिया गवर्नर जनरल के जो सदस्य की कार्यकारिणी सदस्य थे उनके किसी सदस्य को जो असैनिक हों उसे उप प्रधान के रूप में नियुक्त करके जाना था। यानी गवर्नर जनरल जो है टोटल जो है उप प्रधान अपना नियुक्त करने की उसके अंतर्गत जो है कैपेबिलिटी थी, आ गई थी। दोस्तों ये रहा 1793 का चार्टर एक्ट, और अगली कड़ी में 1813 का चार्टर एक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आइए इस पे। तो 1813 का चार्टर एक्ट को देखा जाए तो ये बेसिकली कहा जा सकता है कि ये ईस्ट इंडिया चार्टर एक्ट है या ईस्ट इंडिया अधिनियम है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बेसिकली आया था। तो दोस्तों आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट थे। तो इसमें पहले एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
इस दौरान जो है व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। इतने क्रांतिकारी परिवर्तन कि लोगों को ये कर दिया गया था कि व्यापारिक प्रक्रिया इस स्तर तक आगे बढ़ा दी गई थी कि यहाँ पे लेसेस फेयर की नीति ला गई थी। ये लेसेस फेयर की नीति का मतलब व्यापार दोस्तों कि व्यापार को पूरी तरह से मुक्त कर देना, ये किसी प्रकार के बंधनों के अधीन न रखना। तो दोस्तों ये रहा लेसेस फेयर की नीति का लक्षण दिखना। और आगे देखिए 1813 के एक्ट में ही ये दो घटनाएं घटी थी दोस्तों। वो घटनाएं क्या क्या थी? पहला तो ये मुक्त व्यापार ही था, आपके सामने जो मुक्त व्यापार देखने को मिला दोस्तों, मुक्त व्यापार था। और दूसरी जो पॉइंट थी, उस दौरान जो यूरोप में हलचल आ गई थी और उस हलचल का परिणाम ये देखने को मिला था कि ब्रिटिश जहाँ जहाँ शासन रूल कर रहे थे उनके व्यापारिक प्रक्रिया पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध होते गए और ये कंडीशन आ गया कि उनके व्यापार जो बंद होने लगे थे, उस समस्या का समाधान ढूंढने का भी ये 1813 के चार्टर एक्ट में देखने को मिला था। दोस्तों अगली कड़ी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। परंतु दो ऐसे पॉइंट थे जिन्हें नहीं समाप्त किया गया था। वो ये था चीन और चाय के साथ, यानी कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसको जो है रोक कर बाकी सब पे जो है एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये रहा व्यापारिक एकाधिकार की स्थिति। और अगली कड़ी में दोस्तों अंग्रेजों का भारत पे संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई थी। यानी ये पहला ऐसा मौका था या पहला ऐसा रीजन था जो प्रथम बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों का जो संवैधानिक स्थिति देखने को मिली थी भारत पे। और अगली कड़ी में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों की ये पहली पहल देखने को मिली। वो पहल ये थी दोस्तों कि इसमें भारतीय शिक्षा में सुधार लाना, ये उनका मोटो था। और इस मोटो पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में देखने को मिला। तो दोस्तों ये यद्यपि कि कहीं न कहीं ईसाई मिशनरियों पे ही खर्च हुआ था, बट आया था भारतीय शिक्षा पे सुधार के लिए। और अगली कड़ी और लास्ट की कड़ी है दोस्तों कि जो कंपनी के शेयर धारक थे, उन कंपनी के शेयर धारकों का जो भी लाभांश होता था वो लाभांश भारतीय राजस्व पे भारित कर दिया गया, जो लगभग 10% था। गूगल पे अगर इसे सर्च करेंगे तो 10.5% होगा। यद्यपि परीक्षा में अगर आता है 10% तो 10% लगाइए, अगर विकल्प में 10.5 है तो 10.5% लगाइए। दोनों एक साथ नहीं देगा, ये देगा या तो 10 या 10.5। तो 10% जो है लाभांश भारतीय राजस्व पे ये भारित कर गया। तो दोस्तों ये रहा 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। और ये देखने को आप मिला होगा दोस्तों इसमें कि बहुत ही कम शब्दों में, कम पॉइंट में सॉलिड चीज़ें, जो ये कहीं से परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में पूछे तो ये कहीं भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा इसे सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है, एक बार देख लीजिए, बाकी जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा दोस्तों। दोस्तों ये इस अधिनियम में जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उसे मैं आपको एमसीक्यू में दे दूंगा और इसे एक तरह से आपका रिवीजन करा दूंगा। बाकी दोस्तों इसे एक बार देखिएगा और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरा पहले वीडियो पहुंचे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।